इधर इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं, इस पर बात करेंगे। इधर इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं राजघाट। इमैनुअल मैक्रों जो कल समय पर नहीं आ पाए थे, उनकी वो तस्वीर हम लोगों ने मिस की थी हाँ। किशोर। बिल्कुल वो तस्वीर मिस की थी किशोर, और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि वो दिखे नहीं। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि हैं कहाँ। जब वो स्वागत हो रहा था एक के बाद एक, और जो प्रोटोकॉल से एक के बाद एक लाइन से सब लोग आ रहे थे, उसमें फ्रांस नहीं था। मुझे लगता है कि दो नेता इन 20 नेताओं में दो नेता, प्रधानमंत्री तो अध्यक्षता करे, दो नेता मुझे एनर्जेटिक तौर पे बहुत, जब आप वो आएंगे उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक इमैनुअल मैक्रों जब भी आते हैं तो वो लगता है कि ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। एंथनी एल्बानीज को आपने देखा होगा, वो भी जब आते हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी का भी जो वाइब्स होता है बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ, इटली वाली। तो वो ये सब चीजें बहुत डिप्लोमेसी में मायने रखते। तो कल ये नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा, और जैसे स्पेन के प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने डेप्यूटी को भेजा। यहाँ फ्रांस से कोई डेप्यूटी भी नहीं था, तो और उस वक्त तो कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। उससे पहले तक था कि वो तो आ ही रहे हैं। फिर पता चला कि उनका प्लेन जो है वो लेट हो गया, वो कहीं उसमें कुछ ग्लिच आ गया था, तो वो थोड़ा लेट आए, और वो जो एक के बाद एक सबका स्वागत किया जा रहा था तब तक नहीं पहुंच पाए थे। आज खैर कल दोपहर तक तो वो पहुंच ही गए थे, फिर सेशन में उन्होंने हिस्सा भी लिया, और आज ये राजघाट पर पहुंचे हुए हैं इमैनुअल मैक्रों। बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हाल का महीना इनका, देखा होगा पेरिस में जिस तरह से हिंसा हुई बस्टील डे पे, और भारत के साथ संबंधों को बयां करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री उसके बाद गए भी बस्टील डे के मौके पर, याद होगा। तो संबंध कितने, और एक चीज अगर इस तस्वीर से आगे जो बात आप लोग कर रहे थे वहां से बढ़ाया जाए, जो I2U2 G7 दोनों को उसमें शामिल लौटते हैं उस बिंदु पर कि साहब भारत से ये जो देखिए, कल हमने बड़ी बात जो की, वो जो बड़ा हमने बिंदु जिस पे चर्चा की वो था अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना, वो सुबह ही हो गया। उसके बाद भाई यूक्रेन का जिक्र कैसे आएगा, डिक्लेरेशन होगी या नहीं होगी, वो शाम को साफ हो गया कि डिक्लेरेशन हुई, यूक्रेन का जिक्र भी आया, रूस का जिक्र नहीं आया। तो रूस को इस तरीके से उसमें मनाया गया, और यूएन चार्टर की बात करके यूक्रेन का जिक्र करके पश्चिम को भी साधा गया। अब जो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये भारत वाला रूट बनाने का, मतलब अमेरिका जो रूट चाह रहा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए, उस पर सहमति बनी। तो वो अब रास्ता क्या है कि हम पाकिस्तान के जरिए नहीं जा रहे हो, मतलब वो जो व्यापार का रूट बन रहा है उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया है। पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया समुद्र के रास्ते से। तो यहाँ से भारत से पश्चिम में किस तरफ जाएगा रूट? देखिए, अभी अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर से तो एयरक्राफ्ट भी नहीं जाते हैं। हाँ। ठीक है जी। इसको हम लोग हमेशा रखते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं जाता। तो ऐसे में हम लोग जो है वो इधर गुजरात की तरफ से होते हुए, कोस्ट लाइन से होते हुए, फिर हम लोग आगे ईरान की तरफ मूव करते हैं। एक ये टेक्निकल पैच है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। किशोर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सब जगह पर चाइना का सीपैक भी बन रहा है। चाइना का सीपैक जो है, जो सीपैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मुश्किल में है, लेकिन चाइना तो हमने तो बना ही दिया। उसके लिए उसको सबसे बड़ी जरूरत इसलिए भी नहीं है कि उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, उसका तो एक अल्टरनेटिव रूट है। क्योंकि अगर सभी ने, क्वाड नेशंस ने अगर उसको पाकिस्तान को साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन रीजन में चोक कर दिया, तो चाइना को तो उसका तो फिर एनर्जी ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो भी BRI प्रोजेक्ट के तहत सीपैक बनाया है, जिसके थ्रू वो लैंड रूट के जरिए ग्वादर पोर्ट से लेकर सीधा वो पाकिस्तान के रास्ते होते होते अंदर चला जाएगा। तो उसका जो एनर्जी रूट है वो सिक्योर हो जाएगा, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा फोकस भी कर रहा है। आपको पता है कि जिस वक्त स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उस वक्त पाकिस्तान को खुलकर पैसा दिया गया, लेकिन जिस तरीके के हालात है वहाँ पे तो जो पाकिस्तानी लोग तो उनके जो काम करते हैं उनको भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। तो उसके बाद काफी सारी फंडिंग रोक दी गई थी, लेकिन अब तो उसका काउंटर ये स्पाइस रूट, ये जो भारत और मतलब भारत से पश्चिम का जो रूट है, इसमें समुद्र के रास्ते से भारत के पश्चिमी तट से ये जाएगा पश्चिम एशिया समुद्र के रास्ते से। उसमें जो ये नीरज जिक्र कर रहे थे ना, उसमें I2U2 काम आया। I2U2 यानी 2I 2U, 2I इंडिया, इजराइल, 2U UAE और USA। इसलिए UAE के अध्यक्ष का कल आना, राष्ट्राध्यक्ष का कल आना, ये बहुत अहम था, क्योंकि उनका रोल इस रूट में बहुत अहम था। इस रूट में उनका रोल बहुत अहम था। अगर हम लोग सिर्फ BRI प्रोजेक्ट की बात करें, जब ये स्टार्ट हुआ 2013 में, आज तक जो है
चाइना ने तकरीबन 155 देशों को उसमें इंक्लूड कर लिया है, मतलब कि 155 एंटिटीज जो हैं वो उनको इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी और उसका मैक्सिमम रूट जो है वो लैंड रूट से है। अब लैंड रूट उसको पाकिस्तान के जरिए भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अफगानिस्तान के रास्ते भी जाने में दिक्कत नहीं है, तो उसके पास लैंड रूट खुला हुआ है। हमारे साथ यही दिक्कत है कि दोनों तरफ हम लोग लैंड लॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो ऐसे में अगर इस कनेक्टिविटी को बढ़ा के रखना है तो ये रूट हर तरीके, मतलब सी रूट से होकर फिर लैंड रूट तक जाएंगे, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है इसमें वो। हाँ, इधर दक्षिण अफ्रीका, जी दक्षिण अफ्रीका के नहीं ये तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष, हाँ हाँ, चेहरा बहुत मिलता जुलता है। और अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष, अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष हैं सिरिल हैं। खैर, हम बात कर रहे थे इस रूट की। तो जो रूट है उसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, जिबूती एक टापू है। जिबूती एक टापू है जहां चाइना ने अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं इकलौता जर्नलिस्ट था जो कि यमन इवैक्यूएशन के दौरान जिबूती में गया था। उस वक्त जिबूती का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से यूएस बेस पे है, यानी कि तो ये जिबूती बहुत अहम एक टापू है, बहुत अहम। ये सोमालिया के जस्ट ऊपर है, रेड सी के पास है और सारा एनर्जी ट्रेड वहीं से जाता है। तो अगर आप जिबूती से आगे निकलकर अगर ओशन की तरफ जाते हैं, ब्लू ओशन की तरफ जाते हैं, तो वहां पे सोमालिया आता है, पायरेट्स की इश्यूज होते हैं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने वहां पे अपना नेवल बेस तैयार कर दिया। हाँ। और वो नेवल बेस जो है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली चाइना को इतना फायदा दे रहा है, क्योंकि घूम फिर के एक ही चीज है, उसका एनर्जी रूट सिक्योर करना, इसीलिए वो वहां पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अब जब हमने रूट बना लिया यहाँ से गुजरात से होते हुए, पश्चिमी तट से होते हुए, तो वो जिबूती का जो बेस है वो उसका काउंटर हो जाएगा। बिल्कुल, अमेरिका वहां पे है, क्योंकि चाइना ने अभी अपना नेवल बेस तैयार किया है वहां पे, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन यूएस बहुत पहले से जितने भी ऑपरेशन उसने आगे किए हैं, एयर ऑपरेशन जितने भी किए हैं, वो सब उसी जिबूती के एयर स्ट्रिप से ही किए हैं। बाकायदा पूरा एयर बेस है और इस वक्त उस एरिया में वो सबसे बड़ा एयर बेस माना जाता है यूएस का, और वहां से 24 घंटे फ्लाइंग होती है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली जो है उसने सी रूट लेने की कोशिश की थी, एक पोर्ट उसने लिया तो है। मतलब एक मोटे तौर पर कहा जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक टाइप का ये चल दिया है, ये रूट बना के चाइना के पूरे रूट को काउंटर करके, क्योंकि चाइना का रूट जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें बहुत बड़ी कड़ी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो रास्ता चाइना से लेके पाकिस्तान से ग्वादर तक जाता है, उसमें इस वक्त आपने पिछले हफ्ते भी खबरें देखी होंगी, इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गिलगित बल्टिस्तान। गिलगित बल्टिस्तान से होते हुए वो रूट जाता है, तो गिलगित बल्टिस्तान बहुत अहम है चाइना के लिए। गिलगित बल्टिस्तान में वहां पे विद्रोह हो रहा है। गिलगित बल्टिस्तान पीओके का हिस्सा था, लेकिन जब पीओके को भी वहां पे पाकिस्तान ने 2 भागों में बांट दिया है। गिलगित बल्टिस्तान को अलग कर दिया है, और जिसको वो जो कश्मीर है, जहां पे वो अपनी एक पिट्ठू सरकार चलाते हैं, उसमें गिलगित बल्टिस्तान नहीं आता है। वो गिलगित बल्टिस्तान का रास्ता उन्होंने दे दिया चाइना को कि आप यहां से अपना रास्ता निकाल दीजिए। तो गिलगित बल्टिस्तान जो कि करगिल के करीब है, यहाँ से अपोजिट साइड में पड़ता है। वो बेसिकली क्या है कि वो पैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका जो लैंड रूट का जो काराकोरम हाईवे है, जो काराकोरम पास से होते हुए सीधा आके पाकिस्तान में घुसता है, और वहाँ पे स्कार्दू एयरबेस भी है। आपको याद होगा कि स्कार्दू एयरबेस जब कारगिल की वॉर हुई थी उस वक्त उस एयरबेस को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया था, और उसके बाद वो सिर्फ दिन में यूज करने वाला था। चाइना वहां पे फंडिंग करके उसको अब 24 घंटे वहां पे फ्लाइंग करा रहा है। अपने एयरक्राफ्ट उनके वहां दिख रहे हैं, जितना भी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीपैक का, वो सारा हैवी मटेरियल से लेकर हर चीज वहीं लेके आ रहे हैं। तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने उस पूरे पैच को, यानी कि जो रास्ता सीपैक का सीधा काराकोरम हाईवे से जुड़ता है, जो कि उनकी लाइफलाइन है, चाइना को क्यों परेशानी हुई है जब हम लोगों ने ये डीएसडीबीओ रोड बना दी, क्योंकि वो रोड जाके खुलता ही सीधा काराकोरम पास के पास है। तो ऐसे में उसको इस बात की चिंता थी कि अगर इंडिया यहाँ पे और स्ट्रांग हो जाएगा तो वो कभी भी हमारे उस स्ट्रेटेजिक जो रोड है उसको निशाना बना सकता है, जो कि उनको बैकफुट में लाने के लिए होगा। तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तान
के जरिए चाइना अपने एनर्जी ट्रेड को जो है कंटिन्यू रखना चाह रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ये जो अभी जो नया रूट बन रहा है जिसको हम स्पाइस रूट कह रहे हैं, वो हर हाल में चाइना के उस जो BRI का जो है उसका एक कह सकते हैं कि एक तोड़ है। और आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक, कल तो 3 मास्टर स्ट्रोक हो गए। पहला तो जिसमें अफ्रीकन नेशन को जो दबाने की कोशिश रही है उसको हम लोगों ने अलग किया। हाँ, तो ये इन्हीं तीनों पर बिंदुओं पर बात करते हैं। चलिए देखिए, मीडिया सेंटर पे भी अब चहल पहल बढ़ना शुरू हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ भारत मंडपम में अभी कुछ देर बाद ये राष्ट्राध्यक्ष भी पहुँचेंगे सब राजघाट से होने के बाद। आज के सेशंस, उनकी अहमियत क्या है नीरज? देखिए, नाम दिया गया द फ्यूचर। हाँ, तो हर सेशन में तीन ये जो मोटो था, ये 3 सेशन थे। 3 सेशन। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या तो होगा? 1 अर्थ और 1 फैमिली के 2 सेशन कल हो गए। 2 सेशन। आज 1 फ्यूचर है। देखिए किशोर, आधिकारिक तौर पे द फ्यूचर, द अर्थ एंड द फैमिली में किसी तरह से अलग टॉपिक कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया। लेकिन जो प्रतिनिधि अलग अलग देशों के आएंगे वो अपनी बात रखेंगे। तो जब आप अर्थ की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो हर चीज का वर्तमान भी होता है, भूत भी होता है और भविष्य भी होता है। तो अब हम तमाम मसलों के भविष्य की बात करेंगे। हो सकता है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, तो हो सकता है उसमें बात यह भी हो कि अफ्रीकन यूनियन को हम आने वाले वक्त में कैसे मदद करेंगे, विश्व बैंक या IMF के जरिए कुछ सुधार करके उनकी आवाज को कैसे आगे वो भी चाइना को काटना है। और एक और चीज, अभी आप जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, बता रहे थे, I2U2 के 3 लोग हैं इसमें, क्योंकि I2U2 के 3 ही लोग इसमें मौजूद हैं। G20 में G7 के 4 लोग हैं, क्योंकि इजराइल को तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल अगर रहेगा कनाडा हो नहीं सकता, क्योंकि उस कनेक्टिविटी में कनाडा आता नहीं है। हालांकि होने को तो ये रूट जो जाता है ये पश्चिमी तट भारत के गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए, इधर से होते हुए पश्चिम एशिया जाता है। जी बिल्कुल। पश्चिम एशिया से फिर ये यूरोप जाएगा। इसका नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर रखा गया। और कॉरिडोर में समंदर का रास्ता तो है ही, इसके अलावा कुछ जगह रेलवे रूट को, क्योंकि कॉरिडोर होता है तो हर रूट को आपको रास्ते में हाँ, तो यहाँ से समंदर है, स्टार्ट समंदर से हो रहा है। असल में दिक्कत ये हो रही थी कि पहले जितने ट्रेड रूट थे उसमें स्टार्ट या तो लैंड से होना था, तो उसमें पाकिस्तान आ जाता था। तो समंदर से आप पाकिस्तान को बाईपास करके आप पहुंच गए पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के बाद ट्रेन है। बिल्कुल, ट्रेन है, सड़क है, ये एग्जैक्ट अभी बताना कहाँ कहाँ क्या है थोड़ा मेरे लिए। मतलब लेकिन व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पे ये कहा था कल के रिलीज में कि इसमें रेलवे भी शामिल होगा और रोड भी शामिल होगा, लेकिन ज्यादातर रास्ता यहाँ से समुद्र से जाएगा। हाँ, जो कोई भी, जैसे कोई भी माल जाना है, ट्रेड होना है, तो यहाँ से समुद्र से जाएगा या यहाँ समुद्र पे आएगा। किशोर, सबसे खास बात यह है कि इस रूट के जरिए पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया गया है कि भाई यू आर नॉट एग्जिस्टिंग। हाँ, मतलब आप अपनी लोकेशन का जो फायदा उठा रहे थे कि भैया हम तो यहाँ पे हैं, इंडिया जाना है तो हमारे से होके जाना है, चाइना को तो हमारी जरूरत पड़ेगी तो उनको कह दिया कि भैया हम समुद्र से चले जाएंगे। पाकिस्तान इसी का फायदा आज तक उठाता है कि इसकी जो पोजीशनिंग है ना, उसकी पोजीशनिंग जो है वो हर देश को सूट करती है। हाँ, लोकेशन जो उसकी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपको विदेश मंत्रालय में हम लोग अब पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत नहीं देते। जिस तरह से बातचीत के लिए वो बार-बार लोकेशन का एडवांटेज तो है, लोकेशन का एडवांटेज है, लेकिन डिप्लोमेसी में हमने अब चीन को, अगर 2 पड़ोसियों की बात करें तो हम चीन के मुकाबले अब खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कई बार बात ही नहीं करते हम लोग, कई बार सवाल के लिए। लेकिन ये जो चाइना पाकिस्तान का एडवांटेज उठा रहा था ना उस रूट को लेके, तो उसमें तो पाकिस्तान आ रहा था, उसको हमने बाईपास कर दिया, अमेरिका ने और हमने मिलकर। किशोर, जिस वक्त अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका जब वहां सेटल था, तब पाकिस्तान ने अमेरिका से हर एक चीज का पैसा लिया है। अपने बेसिस का यूज नहीं है, लेकिन रोड नेटवर्क को यूज करने का एक एक पैसा लिया है। अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो उसका रोल खत्म हो गया, तो अब उसका फोकस शिफ्ट कहाँ हो गया? चाइना की तरफ। और चाइना के जो प्रोजेक्ट अमेरिका की वजह से उस टाइम बहुत तेजी से नहीं चल रहे थे, अब वो इस स्पीड से चलने के लिए अब चाइना भी लगातार फोकस कर रहा है कि अब अमेरिका का प्रेशर या अमेरिका का वर्चस्व ये जो है इस एरिया में नहीं है। हाँ, मतलब अच्छा, मतलब अमेरिका अफगानिस्तान से क्योंकि अमेरिका चला गया,
तो चाइना भी अपना वो रूट जो है वो और तेजी से बना रहा है, क्योंकि पहले तो अमेरिका यहाँ पर मौजूद था, अब अमेरिका चला गया। एक चीज और बताऊं कि जब तक अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में सरकार थी, चुनी हुई सरकार, तब तक जो है किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को BRI के प्रोजेक्ट में हिस्सा, मतलब मेंबर जरूर था लेकिन परमानेंट मेंबर उसमें नहीं था कि वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन चाइना ने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया था। आप सोचिए कि रेलवे रूट से लेके सब कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक तैयार हो गई थी, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के जरिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई तो पाकिस्तान के जरिए हम लोग उसका फायदा उठाएंगे और CPEC को जो है वो सीधा यहाँ अब तो तालिबान और पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। वो एक अलग दिक्कत आ गई है, गिलगित बल्टिस्तान के उधर उनको अलग दिक्कत आ गई है, तो ये तो उधर उनकी दिक्कतों की बात हुई। इधर यहाँ पर रूट बन रहा है जो समुद्री रूट यहाँ से पश्चिम एशिया जाएगा, और पश्चिम एशिया से जैसे नीरज ने बताया वहां से जमीन से जाएगा, जमीन से मतलब लैंड से भी हो सकता है, सड़क भी हो सकती है, और वो सीधा होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा, यूरोप तक पहुंचेगा।